नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 15 ऑफ द मई 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 15 ऑफ द मई 2025। तो जैसा कि हम डेली कोई ना कोई डे होता है उसको भी पढ़ते हैं, तो आज कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो याद रखना, जो यूनाइटेड नेशन है आपका, ठीक है, यूएन, ठीक है, उस यूनाइटेड नेशन ने 1993 में एक रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद जो आपका 15 ऑफ द मई है उसको कैसे सेलिब्रेट करने की बात की। तो याद रखना, इंटरनेशनल डे फॉर फैमिली या इंटरनेशनल फैमिली डे, यानी कि आज के दिन हमें इस बात को प्रमोट किया जाता है कि जो फैमिलीज होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी में। फैमिलीज जो होती है उनका हमारे सोसाइटी को बिल्ड करने में, है ना, हमारे जो पर्सनल बिहेवियर होता है उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, अगर कोई बंदा एक न्यूक्लियर फैमिली में रहता है ना, एक बड़ी फैमिली में रहता है, तो उसके साथ बहुत सारे एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं, है ना। एक बहुत सा बड़ा परिवार है ना, चाचा ताऊ दादा दादी मम्मी पापा, बहुत सारे भाई बहन है, कजिन्स ब्रदर सिस्टर्स है, तो उसकी सोच उसी तरह से डेवलप होने लगती है। एक दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो अकेला रहता है ना, सोसाइटी में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, एक सिंगल, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं उसका रीजन भी यही है कि जो माँ बाप होते हैं बच्चों को क्या करते हैं, सिंगल फैमिली में रहते हैं, मम्मी पापा जॉब करने वाले हो गए, बच्चे को मोबाइल दे दिया। अब बच्चा मोबाइल में क्या कर रहा है, उनको लग रहा है टाइम पास कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो उससे किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। समझ में आ रही है? तो फैमिलीज का हमारी सोसाइटी को बिल्ड करने में सबसे बड़ा रोल होता है। ध्यान रखना, जितनी अच्छी फैमिली उतना ही अच्छा वहां का बंदा होगा और उतना ही हमारा क्या बनेगा, सोसाइटी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो इस दिन को किस नाम से बनाते हैं? तो इंटरनेशनल फैमिली डे। बस इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा? 15 ऑफ द मई, ठीक है, चाहे एग्जाम में आए चाहे ना आए, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। बहुत सारी न्यूज़ इसके अंदर आपने पहले पढ़ी होंगी, क्योंकि जो आपका, है ना, जो आपका अभी पहलगाम इश्यू हुआ था, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, है ना, उस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आज भी न्यूज़पेपर में है, तो हम उनको भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ कौन सी आती है समझना, कोलंबिया जॉइंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज चाइना कोर्ट्स लैटिन अमेरिका टू काउंटर यूएस। तो देखो हुआ क्या, समझना, चाइना जो है ना, चाइना, है ना, और एक तरफ है यूएसए। समझना, यूएसए की जो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझना, यूएसए की जो करेंसी है वो कौन सी है? डॉलर, और इसकी करेंसी कौन सी है? युआन। तो आज के टाइम पर आपने देखा होगा चाइना जिस रेट से डेवलप कर रहा है, चाइना जिस उसकी इकोनॉमी जिस रेट से बूस्ट कर रही है, अमेरिका और जितने भी दूसरे देश हैं, रशिया हो गया आपका, ठीक है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है बेसिकली, वो सारे के सारे उससे परेशान है। तो अभी आपने देखा होगा जब पहलगाम चल रहा था, तो पहलगाम के उस डिस्प्यूट में चाइना कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि चाइना अगर गलती से पाकिस्तान का सपोर्ट कर देता है तो पूरी दुनिया इस मौके की तलाश में बैठी है कि किस पे अटैक कर दो, चाइना पे, और चाइना की इकोनॉमी को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन चाइना ऐसा नहीं होने देता है। चाइना बिल्कुल मना कर देता है कि मेरा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो बात यह है कि चाइना कर क्या रहा है, चाइना कैसे इतना पावरफुल बनता जा रहा है। तो समझना, चाइना जो है ना, चाइना ने कहा कि देखो हमारा एक एंशिएंट रूट हुआ करता था, सिल्क रूट, जिससे हम सब जगह क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो चाइना ने क्या किया, शी जिनपिंग की लीडरशिप में 2013 में, समझना 2013 में चाइना ने BRI नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, क्या नाम रखा इसका? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रखा, ठीक है। और ये इसको फैलाता चला गया, फैलाता चला गया, फैलाता चला गया। करता क्या है समझना, चाइना के पास देखो बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। अभी क्या प्रॉब्लम होगी अमेरिका को, सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है और उसने इतना एक्सेस, उसका इतना प्रोडक्शन कर लिया, उसने इतना वहां से निकाल लिया रिसोर्सेज को कि उसके पास जगह ही नहीं है उसको यूज करने की। तो चाइना ने कहा एक काम करते हैं, दुनिया में चलते हैं और दुनिया के जो गरीब देश है ना, समझना बहुत ध्यान से, इंडिया को भी वो उसमें लाना चाहता है, लेकिन इंडिया ने आज तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो हमारी सोवरेनिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। समझना पूरी कहानी क्या है। चाइना को लगा कि यार मैं क्या करता हूं, दुनिया के जितने भी दूसरे देश है ना, गरीब देश जो है बेसिकली, या अमीर भी मान लो, उन देशों में क्या करता हूं, जाता हूं, सड़कें बनवा देता हूं, ठीक है, रोड बनवा देता हूं। समझना, वहां पर पोर्ट
बना देता हूँ, नेशनल हाईवेज बना देता हूँ और वहां की सरकार को मैं क्या करूंगा, हेल्प कर दूंगा। तो मान लो कोई सरकार है, जैसे चाइना है ना, उस चाइना उसके लपेटे में आ जाता है, जैसे श्रीलंका आ चुका है। तो मैं श्रीलंका के एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये BRI का लफड़ा क्या है और उसके बाद कैसे भारत इससे बचना चाहता है और कैसे इसने अभी अमेरिका को टारगेट कर दिया है। ठीक है, और हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं समझना। इस चाइना ने क्या किया, इस चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव लिया और मान लो श्रीलंका है और श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट भी आपने बहुत बार सुना है, तो मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूं, हम्बनटोटा है ना। और वो हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो किसको दे दिया गया लीज पर, तो वो दे दिया गया चाइना को लीज पर दे दिया 99 ईयर के लिए। और वहां पर चाइना अपना बेस बना के बैठ गया है ना। तो इंडिया से कभी लड़ाई होगी तो यहां से भी अटैक कर देगा वो, सिंपल। अब हुआ क्या समझना, चाइना ने इससे कहा श्रीलंका से कि तुझे अगर सड़कें बनवानी है ना, तुझे यहाँ पर रोड बनवाने, तो मुझसे पैसा ले ले। अब श्रीलंका को लगा कि यार सड़कें तो बनवानी है, पैसा है नहीं, लेकिन तुम यहाँ पर सड़कें बनाओगे तो फिर बदले में क्या लोगे, पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो उसने कहा कुछ मत करो, 100% फंडिंग मैं दे देता हूँ, तुम बस सड़कें बनवा लो। तुम्हें क्या चाहिए, सीमेंट वगैरह चाहिए, तुम्हें सामान चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, सब दे दूंगा, मजदूर दे दूंगा, सब दे दूंगा, तुम बनवाओ। तुमने बनवाना शुरू कर दिया। जैसे बनवाना शुरू कर दिया, बीच में उसने दिमाग लगाया, उसने कहा कि 70% जो है ना वो चाइना देगा तुम्हें और जो 30% है वो तुम्हें देने पड़ेंगे। अब वो गरीब देश कहेगा यार 30% तो मेरे पास है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा ठीक है एक काम करो, 30% नहीं है ना, ठीक है लोन ले लो मुझसे। अब समझना चाइना का दिमाग है ना, बहुत सारे ऐसे दिमाग खेलता है, डेप्ट ट्रैप बनाता है ना, भारत को फंसाना चाहता है। इसने कहा इससे कि भाई एक काम करो, लोन ले लो, 30% का लोन दे दिया, ठीक है काम हो गया, सब कुछ हो गया। अब बाद में उसने कहा कि भाई जब वो बन गया, 4-5 साल चले गए, तो उसने कहा कि भाई वो 30% के लोन का क्या हुआ, वो पैसा तो चुकाओ, उसका इंटरेस्ट भी बढ़ गया होगा। अब वो पहले से गरीब देश बोला कि साहब पैसा तो है नहीं, तो उसने कहा एक काम करो फिर लोन ले लो, और ये जो इंटरेस्ट है ना, इस इंटरेस्ट को चुका दो हमसे लोन लेके, वो बाद में चुकाते रहना। और लोन पे लोन देकर ये क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं, लूट लेते हैं। बात समझ में आ रही है। बेसिकली यही उसका BRI का कॉन्सेप्ट है मेनली देखा जाए तो। और वो धीरे धीरे इसको फैला रहा है और पूरी दुनिया में डेप्ट ट्रैप उसने फैला रखा है, यानी कि आपका जो कर्जे का जो जाल है ना वो बिछा रखा है उसने भारत को भी कहा है ना, भारत को भी कहा था शी जिनपिंग ने कि मैं तुम्हारे यहाँ सड़कें बना दूंगा, ये बना दूंगा। हमने मना कर दिया, नहीं भाई कल को हम भी कर्जे में फंस जाएंगे तो पता चले हमारे इंडिया में चाइना से बॉर्डर पर अलग से लड़ रहे हैं और अंदर हाईवे पे भी चाइना ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने उसको मना कर दिया। बट चाइना ने पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बना रखा है और उसने बहुत सारी जगह पर ये चीजें कर रखी हैं, जैसे समझना। और उससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है, अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि अभी क्या हुआ, इस BRI को कोलंबिया ने ज्वाइन कर लिया है। और जैसे कोलंबिया ने ज्वाइन कर लिया तो वो कहां तक पहुंच चुका है, तो वो आपके लैटिन अमेरिका तक वो पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही है। और जब वो लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया तो हुआ क्या, चाइना हैज सरपास्ड US एज द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ब्राजील, पेरू, चिली एंड अदर लैटिन अमेरिकन नेशंस। इन सारे देशों में सबसे ज्यादा ट्रेड कहां से होता है, चाइना से। कहीं ना कहीं चाइना वहां जाके बैठ रहे। एक तरफ चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ट्रंप ना कंट्रोल किए जा रहे हैं। देखो तुमने पनामा कैनाल पढ़ा होगा ना, पनामा कैनाल का जो डिस्प्यूट था कि वो पनामा कैनाल 1999 में लीज पर दे दी गई थी, किसको, पनामा को। बनाई किसने थी वो, तो आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले है ना, जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने थे तो उस समय एक ट्रीटी हुई थी, याद करो, टोरिजोस ट्रीटी, ठीक है, टोरिजोस ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1977। और उसके बाद 1999 में क्या किया था, इस पनामा कैनाल को किसको दे दिया था, तो इस पनामा कैनाल को दे दिया गया था पनामा को। लेकिन अभी लगा कि यार अगर चाइना धीरे धीरे ऐसे पहुंच गया और चाइना ने पनामा को कल को कब्जा लिया और फिर बाद में उसने उस कैनाल को बंद कर दिया, तो हम पैसिफिक ओशियन को जो अटलांटिक ओशियन से जोड़ते हैं, जो हम इतना पैसा बचाते हैं, है ना। क्यों बनाई गई थी पनामा कैनाल, इसलिए तो बनी थी कि पैसिफिक से जब अटलांटिक में आना होता था तो पूरा साउथ अमेरिका घूम के आना पड़ता था, साउथ अमेरिका। तो इनको लगा कि बीच में कैनाल बना दी उन्होंने और वो पनामा को दे दी। लेकिन अब इनको डर सताने लगा तो वापस से छीन ली उन्होंने, समझ में आ रही है। तो अब ये लैटिन अमेरिका की इन कंट्रीज में चाइना पहुंच चुका है और वो अपना BRI वहां पर कर रहा है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, समझना। और उसकी पीछे के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे बड़ा खतरा किसके लिए बन गया, वो USA के लिए, अमेरिका के लिए वो खतरा बन चुका है, समझना। इनिशिएटेड एज वन बेल्ट वन रोड इन 2013 सीक्स टू कनेक्ट एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप लैंड एंड मैरीटाइम नेटवर्क्स, ठीक है। एम इंप्रूविंग रीजनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग ट्रेड एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक
इट कंप्राइजेज सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट बना दिया इन्होंने, मैरीटाइम सिल्क रोड बना दिया, ठीक है, मेजर इन्वेस्टमेंट इसमें कर दी। और हमने इनको काउंटर करने के लिए क्या किया, तो याद रखना पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, G7 कंट्रीज के साथ मिलकर हमने ये चलाया ताकि उसको काउंटर किया जा सके। आपने पढ़ा होगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर हमने बनाया था, ठीक है, वो हमने इसी को काउंटर करने के लिए बनाया था, ठीक है। लॉन्च ड्यूरिंग द इंडिया G20 जो प्रेसिडेंसी हुई थी ना दिल्ली के अंदर, उसके अंदर हमने इसको लॉन्च किया होता, समझ गए। तो ये सारे हमने उसको काउंटर करने के बना रखे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने आप को फैलाया जा रहा है, ठीक है। और देखो यही रीजन है कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और दुनिया के जितने भी डेवलप्ड या बड़े कंट्रीज हैं वो सिर्फ चाइना से ही डर रहे हैं आज के दिन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 20 नहीं 30 मैक्सिमम साल लगा लो, 30 ईयर के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी करेंसी चलेगी, किसकी, युआन, और चाइना लीड करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होने देना चाहते, इसीलिए ये सब कर रहे हैं दूसरे लोग, समझ गए। लेकिन चाइना भी उनको कब्जाने के लिए असर नहीं छोड़ रहा है। जैसे समझना, वन बेल्ट वन रोड, द सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड और जस्ट द न्यू सिल्क रोड। इसका चाइनीज नेम क्या है, तो याद रखना यी डाई यी लू, ठीक है, ये इसका चाइनीज नेम है। तो देखो यहाँ से जियांग, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट कर दिया इसने, इधर कोलंबो, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, यहाँ पर उसने इधर से आपका कुआलालंपुर, जकार्ता, ठीक है, इन जगह पर क्या कर रखा है उसने, बेसिकली सिल्क रोड इनिशिएटिव चला रखा है कि यहाँ से क्या करना है, हमें ट्रेड करना है। और हमने भी इससे बचने के लिए कुछ ना कुछ जो रास्ते हैं वो भी यूज कर रखे हैं, अपना रखे हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, डायमंड नेकलेस, एक बार पढ़ चुके हम पहले, वो सब उसके काउंटर में किया जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना इसको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी अजय कुमार इज यूपीएससी चेयरमैन। समझना, अगर मैं कहता हूं कि मेरी डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, कि मेरी जो डेमोक्रेसी है वो 4 पिलर्स पे खड़ी है, तो एक उसमें आता है कौन सा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक उसमें आता है कौन सा, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो याद रखना, एक आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 324, एक आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो पैसे का, बजट के पैसे का काउंटिंग एंड ऑडिटिंग करता है, आर्टिकल कौन सा है, 148, एक आपका कौन सा होता है, जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो आपको बचाए रखता है, आर्टिकल कौन सा है, 124, और एक आपका कौन सा आता है, तो याद रखना यूपीएससी, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 315। इसका काम है फेयर तरीके से आपके आईएएस ऑफिसर्स को बनाना। याद रखना, सरकार कौन चलाते हैं, तो यही लोग चलाते हैं, है ना। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, कभी आए कभी चले गए, कभी किसी की सरकार कभी किसी की, लेकिन पीछे तो बैकअप तो पूरा आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वही तो चला रहा है, बेसिकली उसको समझ में आ रही है। तो अभी इस यूपीएससी का, और याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका जो हेड है वो किसको बना दिया गया, चेयरमैन, तो याद रखना अजय कुमार। और अजय कुमार इससे पहले क्या थे, तो याद रखना ये अगस्त 23 2019 से अक्टूबर 31 2022 तक क्या थे, ये हमारे उसमें डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। तो अभी इनको क्या बना दिया, यूपीएससी का चेयरमैन। अब पहला क्वेश्चन आता है कि जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है बेसिकली उसका टेन्योर कितना होता है, तो याद रखना उसका टेन्योर या तो 6 साल होता है या 65 ईयर की एज, यानी कि अगर ये 60 साल की एज में बने तो पहले 6 साल पूरे होंगे, या पहले 65 साल पूरे होंगे तो 65 पूरे हो जाएंगे तो इनका 5 साल हो जाएगा। मान लो ये 50 की एज में बने तो पूरे 6 साल यूज कर लेंगे, यानी कि 56 साल में रिटायर हो जाएंगे, समझ गए। आपसे पूछेगा क्या ये रीअपॉइंट हो सकते हैं, तो याद रखना वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ याद रखना आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 14 में इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। आर्टिकल कहां से कहां तक है, 315 से लेकर 322 तक इसके बारे में लिखा हुआ है, सिंपल सा ध्यान रखना, ठीक है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो याद रखना जो आपके यूपीएससी के चेयरमैन होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं यूपीएससी के, वो कौन अपॉइंट करता है, तो आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वो अपना रेजिग्नेशन भी किसे देते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं, ये बात भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद रिमूवल प्रोसेस क्या होती है, तो याद रखना बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको रिमूव करते हैं, ठीक है, इन द मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। या तो मिसबिहेव कर दें, ठीक है, जैसा कि आपके सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस के होते हैं ना उसकी तरह, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना। अभी कौन बन गए, तो आपके अजय
कुमार। सिंपल वन लाइनर में ध्यान रखना। यूपीएससी करता क्या है और बना कब था यूपीएससी, तो याद रखना 1926 में बना होता है। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, तो याद रखना ली कमीशन। कौन सा था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन हमने क्या बनाया था, यूपीएससी को 1926 में बना दिया था। ठीक है, पहले ये पब्लिक सर्विस कमीशन था, बाद में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया और ये एग्जाम कंडक्टिंग एक बॉडी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। FIR अगेंस्ट MP मिनिस्टर ओवर रिमार्क्स ऑन कर्नल सोफिया। देखो हुआ क्या, समझना कि आपने देखा होगा अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। ठीक है, बेसिकली उन्होंने धर्म पूछकर TRF जो था द रेजिडेंस फ्रंट, वो जो 2019 में बनी थी, 2019 में उस TRF के लोगों ने हमें, जो 2019 में बनी थी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, ठीक है, हम कई बार ये पढ़ भी चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं। पहलगाम में जो टूरिस्ट को मारा था उन्होंने, तो उस समय उन्होंने पूछा था रिलीजन क्या है, तो उन्होंने मार दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, है ना। ऑपरेशन सिंदूर में हमने 2 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रखा। एक कौन थी, तो एक आपके सामने कौन, सोफिया कुरैशी, और एक कौन होती है, तो एक होती है व्योमिका सिंह। जो व्योमिका सिंह थी बेसिकली वो विंग कमांडर थी, है ना, वो आपके एयरफोर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जो आपकी सोफिया कुरैशी जी हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इसमें नेवी का कोई रोल नहीं था, तो नेवी को इसमें रिप्रेजेंट नहीं करवाया गया। तो देखो ये कौन है, तो ये एक मुस्लिम वुमेन है। ठीक है, समझना पूरा मैटर क्या है, बहुत न्यूज में चल रहा है। ठीक है, और ये कौन है, ये हिंदू है। तो हमने उनसे कहा कि देखो भाई, तुम हमें धर्म के नाम पे नहीं तोड़ सकते हो, जैसा ब्रिटिशर्स ने किया था जब बंगाल डिवीजन हुआ था 1905 में, तो उन्होंने हमें धर्म के नाम पे तोड़ना चाहा, और नेता लोग भी यही करते आए हैं। और इस यहीं पर ये मैटर भी यही निकल के आया कि इस नेता ने कुछ बोला। क्या बोला इस नेता ने, समझना कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, सक्सेसफुली कंडक्ट हो गया, सीज फायर हो गया, 10 मई को शाम को 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप जी ने कर दिया, उनकी भी एक न्यूज़ पढ़ेंगे हम आगे, ना। और ये सब हो गया, तो इन्होंने कल अपने भाषण में कह दिया, इन नेता ने, कि जो सोफिया कुरैशी थी बेसिकली, इसने कहा कि हमने उन लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्हीं लोगों को वहां भेज दिया। तो ऐसी भाषा यूज की कि इवन उसके बारे में याद रखना, जो आपकी मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि एक ऐसी भाषा है जैसे कैंसरियस, है ना, जैसे कैंसर एक घातक बीमारी होती है ना, बोले इसके आदमी की भाषा इतनी गंदी है, लैंग्वेज इतनी गंदी है, तुरंत उसके ऊपर किसी ने FIR नहीं की, है ना। आपने एक वर्ड सुना होगा सुओ मोटो, है ना। हाई कोर्ट ने कहा कि इसके ऊपर FIR लिखो और इसको जेल में डालो, पकड़ो इसको, क्योंकि वो एक वुमेन है, वो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वो एक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और तुम इतनी मानसिकता लेकर बैठे हो कि तुम उसके द्वारा किए गए काम को तो तुम उसको नहीं कर रहे हो, है ना, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, बल्कि उसकी कंपैरिजन किससे कर रहे हो, उन मुसलमानों से कर रहे हो, उन टेररिस्टों से कर रहे हो, बल्कि मुसलमानों से नहीं, टेररिस्टों से, क्योंकि हमें नफरत मुसलमानों से नहीं है, नफरत किससे, टेररिज्म से। याद रखना, इसीलिए तो हमने एक मुस्लिम और एक हिंदू वुमेन को रखा कि भाई हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है ना। आपकी जो मुस्लिम वुमेन है या मुसलमान है, वो हमारे यहाँ पर आर्मी में बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, हमें नफरत तुम्हारे टेररिज्म से। बात समझ में आ रही है? लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जो भी है उनसे बात समझ में आ रही है? इस आदमी ने ऐसा बोला और इसको अरेस्ट करने के ऑर्डर जारी हो गए। तो ये मैटर और चलेगा, देखते हैं क्या होता है, वो आगे जब चलेगा तो हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, और ये किसके नेता हैं बताने की जरूरत नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी। चलते हैं नेक्स्ट। रिस्टोर्ड फेथ, समझना बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, है ना, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझना होता क्या है, मैं बहुत बार क्लासरूम में भी बातें डिस्कस करता हूं ना, कि आजकल माहौल इतना खराब हो गया कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। समझना, फिर हम इस पे आएंगे। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि महिला को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन क्या जो पोस एक्ट आया था, है ना, प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस 2013 में जो पोस एक्ट आया था, क्या वो अच्छे से इफेक्टिव है? नहीं है, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहां पोस्ट अथॉरिटी होनी चाहिए, है ना, ICC कमेटी होनी चाहिए कि अगर किसी महिला के साथ कुछ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वो केस कर दे, उसमें वो उसकी पूरी जांच हो जाए। लेकिन बहुत सी जगह ही नहीं होता है। आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लेकर आ गए, लेकिन बहुत सी जगह पर तुमने देखा होगा जब कहीं किसी लड़की को कोचिंग सेंटर जाना होता है, किसी लड़की को कहीं पढ़ने जाना होता है और वो थोड़ा सा लेट हो जाती है, तो वहां पर अगर अंधेरा है, लाइट नहीं है, तो बेचारी डरती है वहां से आने में।
तुमने ये भी देखा होगा कि जितने भी स्कूल होते हैं तुम्हारे, ठीक है, कॉलेज होते हैं, वुमेन्स कॉलेज बेसिकली ना, उनके बाहर तुमने देखा होगा बहुत सारे जैसे छुट्टी होती है ना, या जब सुबह सुबह उनकी कॉलेज लग रही होती है, बच्चियों की स्कूल लग रही होती है 12th क्लास में, जो भी है ना वुमेन कॉलेज है ना, वुमेन स्कूल, तो उसके अंदर बाहर देखा होगा तुमने 15, 20, 30 लड़कों का ग्रुप बैठा होता है। वो होते हैं ना शहर में जिसको छपरी टाइप बोलते हैं, उनकी टकनों तक पैंट होती है, अजीब से बाल करके, है ना, और वो जो 6 दिन से नहाए नहीं है, वो लोग वहां बैठे रहते हैं, और वो फिर वो क्या करते हैं, हैरेसमेंट करते हैं, और ये रियलिटी है ना। तो क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? यही डिस्कस किया गया इसमें, क्या पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ऐसी जगहों पर उनको बचाया जाए? क्योंकि एक तरफ तुम कहते हो वुमेन एम्पावरमेंट, एक तरफ वो बेचारी स्कूल जाने से डरती है, एक तरफ वो बेचारी ऑटो में जाने से डरती है। क्यों? क्योंकि तुमने पुलिस सिस्टम इतना अच्छा नहीं लगा रखा वहां पे कि वो सेफ फील करे। तो सबसे पहले उस लड़की को तुम सेफ फील कराओ। अगर मुझे इस बात का डर है कि मैं यहां से सुनसान रास्ते से चला जाऊंगा और यहां मेरे साथ कोई छेड़खानी हो सकती है, तो फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सरकार की। बात समझ में आ रही है? लेकिन हालांकि इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है और ये केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो मैटर क्या है समझना, 2024 का मैटर है। कौन सी जगह पे? तो याद रखना आपका पोलाची सेक्सुअल असोल्ट केस था कोयम्बटूर में। हुआ क्या था कि वहां पर एक बच्ची होती है 19 ईयर की, कॉलेज जाने वाली, और वो बच्ची पोलाची पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करवाती है कि उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। ठीक है, केस रजिस्टर हो जाता है पुलिस स्टेशन में। धीरे धीरे जब पता चलता है, जब परतें खुलती है, तो पता चलता है कि वो अकेली लड़की नहीं है, उसके साथ 4 लड़के, 4 जो लोग थे, उन्होंने चलती कार के अंदर हैरेसमेंट किया, है ना। उसके बाद परतें खुलती चली गई और उसके अंदर कम से कम बहुत सारे नेताओं के नाम निकल के आए, नेताओं के बच्चे निकल के आए। और लोग क्या कर रहे थे? ये लोग क्या कर रहे थे? उन लड़कियों को बहला फुसला के उनकी वीडियो बना लेते हैं, बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको फर्दर एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। और ये बहुत जगह पर चल रहा है। इसके लिए अवेयर होना जरूरी है ना, सरकार को भी, लोगों को भी, है ना, सभी को अवेयर होना चाहिए। और वो इतना बड़ा रैकेट चल रहा था कि उसमें इतने सारे लोग पकड़े गए, उसमें माइनर भी बहुत सारे थे। तो आपको पता है माइनर के लिए कौन सा एक्ट आता है? पॉक्सो एक्ट आता है ना, प्रिवेंशन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, और ये कब आया था? 2012 में आता है, ठीक है, 2012 में आता है। तो और ये कैसा एक्ट है? तो याद रखना एक जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। ठीक है, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल है जो 18 साल से कम है। तो उस केस के बाद उस पोलाची केस के बाद जो उसमें कन्विक्टेड लोग थे, उन सभी को क्या कर दिया गया? तो याद रखना बहुत फास्ट सुनवाई हुई और सभी को लाइफ इंप्रिजमेंट दे दिया गया। और जब लाइफ इंप्रिजमेंट दिया गया तो ये कह सकता हूं कि ये जो केस था, इस केस ने लोगों के अंदर क्या किया? देखो, यही इसकी हेडलाइन, रिस्टोर्ड फेथ, यानी कि लोगों में विश्वास आया कि हाँ, देखो कई बार क्या होता है, कोई बदतमीजी करता है किसी चौराहे पे खड़े होकर ना, किसी लड़की के साथ, किसी के साथ, तो कोई कुछ कहता नहीं है कि ठीक है ना। लेकिन अगर आप एक बार शिकायत कर दोगे तो उसको ऐसा सबक सिखाया जा सकता है कि आसपास के पूरे मोहल्ले के, पूरे एरिया के जो बदमाश लड़के हैं वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये उसी के ऊपर बेस्ड है। कौन सा? पोलाची, जो आपका सेक्सुअल हरेसमेंट केस था। और ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है, मैं इसको एग्जाम से भी लिंक कर सकता हूं ना, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको बचाते हैं। ठीक है, पॉक्सो एक्ट क्या होता है, पोस एक्ट क्या होता है, विशाखा गाइडलाइंस क्या थी। तो देखो, मुझे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली बातें करनी है ना, ये सब चल रहा है। तो विशाखा गाइडलाइंस क्या थी, है ना, मैं उसी की तरफ फोकस रहता हूं। विशाखा गाइडलाइंस ये 1997 में आती है और इसी के बाद आगे चल के हम क्या करते हैं 2013 में कौन सा एक्ट लाते हैं? पोस एक्ट लाते हैं। शायद हमने पहले पढ़ा है कि एक लड़की, एक आंगनवाड़ी में काम करने वाली महिला होती है, ठीक है, भंवरी देवी, यही जयपुर के आसपास की, और वो क्या करती है? चाइल्ड मैरिज को प्रोटेक्ट करने का, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने का काम करती है, बचाती है बच्चियों को। तो वो एक घर में जाती है जहां उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बच्ची की शादी होने वाली है, जो माइनर है ना, अभी वो बच्ची है। वो उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस फैमिली के 5 लोग उसके हस्बैंड के सामने उसका गैंग रेप करते हैं। और उसके बाद वो जो भंवरी देवी थी, वो बहुत जगह पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर करती है। इवन बात आपके सेशन कोर्ट में चलेगी, जयपुर सेशन कोर्ट में। तो जयपुर के किसी कोर्ट के एक जज ने कह दिया कि इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, बोला, है ना। सोचो क्या चल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है कि हायर कास्ट का आदमी लोअर कास्ट की महिला के साथ रेप कर दे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, तब जाकर उनको सजा पड़ती है और उसके बाद विशाखा गाइडलाइंस आती हैं। और विशाखा गाइडलाइंस के बाद में क्या होता है? 2013 में आता है कि अगर किसी काम करने वाली महिला के साथ उसके वर्क प्लेस में कोई भी किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? तो उसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। एक एक्ट वगैरह बना दिया गया। समझ में आ रही है? तो ये भंवरी देवी केस के बाद की बातें हैं। तो क्या हमें ऐसी चीजें लाने की जरूरत है? क्या हमें जो ईव टीजिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, इसके बचने की जरूरत है?
तो उसी के ऊपर ये बातें की गई, समझ गए। तो कौन सा केस था? पोलाची केस। और ये एक केस की बात नहीं कर रहा मैं, आप पढ़ो जरा। लास्ट ईयर का एक केस आया था, प्रज्वल रेवन्ना, आप सभी को याद होगा, है ना, जो आपके एच.डी. देवगौड़ा, जो कभी किसी टाइम पर प्राइम मिनिस्टर रहे थे भारत के, उनका पोता है बेसिकली, है ना, प्रज्वल रेवन्ना। इसके मोबाइल में जब इसके डिवाइस को एक्सेस किया गया, जब इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगते हैं, तो इसके मोबाइल से, याद रखना कर्नाटक का बेसिकली, इसके मोबाइल से 100 से भी ज्यादा, है ना, वीडियो क्लिप्स मिलती हैं जिसमें ये लड़कियों का रेप कर रहा है, जबरन रेप कर रहा है और उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है ना, उनको असोल्ट कर रहा है। तो सोचो ऐसी मेंटलिटी के लोग भी बेसिकली यहां पर चल रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो कैसे इनको टैकल किया जाए, उसके लिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि हमें सिस्टम में विश्वास हो, है ना, हमारा फेथ बना रहे, समझ गए। आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगे। हमें स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हम बात करते हैं कि जो वुमेन एम्पावरमेंट हो, कैसे होगा एम्पावरमेंट, वहां नेगेटिव इंपैक्ट भी तो पड़ रहा है। कैसे तुम सोच सकते हो कि बच्ची बाहर निकल के पढ़ेगी, क्यों? क्योंकि ये सब भी चल रहा है, समझ गए। तो उन सबको भी ध्यान में रखना है, समझ गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, क्या है विशाखा गाइडलाइंस, क्या है पोस्ट एक्ट, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ट्रम्पिंग क्लेम्स, डोनाल्ड ट्रंप। देखो करता क्या है ट्रंप साहब, है ना, हुआ क्या, भारत और पाकिस्तान लड़े, हमने ऑपरेशन क्या बोलते हैं उसको, सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने उनके ऊपर मिसाइलें दागी, हमने S-400 का भी यूज किया, हमने अपने आप को बचाया भी, ठीक है। और हमने उनके बहुत सारे एयरबेस को उड़ा भी दिया ना, आपने पढ़ा होगा मुरडी के बेस और आपके जो भी है, ठीक है, नूर खान बेस, ये सब। अब जब सीज फायर की बात आई तो हमसे पहले, समझना, भारत से पहले, पाकिस्तान से पहले सीज फायर वाज अनाउंस्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली कौन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो बात ये निकल के आती है कि जो ट्रंप साहब हैं, ट्रंप जो हैं, वो इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूट में क्यों बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो पीओके वाला रीजन है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या मैं कह सकता हूं कि जो कश्मीर वैली है हमारी, कश्मीर की जो वादियां हैं, उसमें जो टीआरएफ नाम का टेररिस्ट ग्रुप है, या मान लो वहां पर लश्कर-ए-तैयबा है ना, या जैसे मोहम्मद है बेसिकली पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पर टीआरएफ चल रहा है जो इनके द्वारा बैक्ड है, तो 2019 में बना था। तो इनके बीच में अमेरिका को आने की क्या जरूरत है, बस ये डिस्कस किया गया। समझना, जब 1971 में हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, तब अमेरिका ने कहा था कि मैं आके सुलझा देता हूं। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने कहा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, दिस इज आवर बिजनेस, है ना, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारा काम है, हम देख लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने देखा और उनको लगा कि ज़्यादा ही हो रहा, तो उन्होंने दो टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को एक अलग ही सेपरेट करके ईस्ट पाकिस्तान को क्या क्रिएट कर दिया, 16 दिसंबर 1971 को क्या क्रिएट कर दिया, बांग्लादेश एक नया देश ही बना दिया। लेकिन हमने उनके इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारा मुद्दा है, हम ही लड़ेंगे। अगर ये इंटरनेशनल मुद्दा बन गया ना, तो प्रॉब्लम क्या है समझना, जो इसमें डिस्कस की गई है, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि सारे के सारे बड़े देश कूद जाएंगे उसमें, चाइना भी कूद जाएगा, कहेगा मैं भी आऊंगा, मैं पाकिस्तान की तरफ से आऊंगा, वो कहेगा मैं भारत की तरफ से आऊंगा, और ये एक ऐसा डिस्प्यूट बन जाएगा जो कभी रिजोल्व ही नहीं होगा। हम दो ही इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे मैं इसको कब्जा के सोल्व करूं, चाहे मैं इसको शांति से सोल्व करूं, लेकिन कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। तो ये बात हो गई, जब दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं तो फायदा कौन उठाता है, एक बंदर उठाता है। तो बेसिकली बंदर के रूप में कौन आना चाह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूं तो समझ में आ रही बात। तो क्या उनका आना जरूरी है, मैं इसलिए कह रहा हूं, समझना ना, हमने कहा ना उन्होंने कहा सीज फायर, उसने कह दिया। और अब तक लगभग 6-7 बार वो आदमी बोल चुका है, जहां भी जाता है यही बोलता है कि मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया, मैंने भारत पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। मतलब वो इंडिकेट करना चाहता है कि मेरे बिना तुम नहीं कर सकते, और अगर मैं बीच में आया तो फिर ये कहीं का नहीं छोड़ूंगा। जैसे एक पॉसिबल थ्रेट क्या है समझना, मैं आपको समझाता हूं। अफगानिस्तान, समझना, अफगानिस्तान में तालिबान था, ठीक है, तालिबानियों से पीछा छुड़वाने के लिए अफगानिस्तान के अंदर आ गया अमेरिका, और अमेरिका लगभग 2001 में आया, और अमेरिका लगभग वहां पर 2020 तक रहा। और फरवरी 2020 में उसने क्या किया, एक ट्रीटी की, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑफ दोहा, है ना, ट्रीटी ऑफ दोहा। और उस ट्रीटी ऑफ दोहा में उसने क्या किया, अफगानिस्तान वाज गिवन टू तालिबान, और सब कुछ देकर चला गया, बचाने आया था ना वो। तो देखो, टेररिस्ट घर पे हथियार नहीं बनाते हैं, समझना, मैं नहीं बना सकता हूं घर पे हथियार, कहीं ना कहीं से लाता हूं। तो अमेरिका मुझे भी हथियार दे रहा है, टेररिस्ट को, अमेरिका सरकार को भी दे रहा है, खुद भी वहां बैठा है, उनसे भी पैसे कमा रहा है, इनसे पैसे कमा रहा है। जैसे कल परसों ट्रंप ने या IMF ने लोन दे दिया पाकिस्तान को 20,000 करोड़ का। अब 20,000 करोड़ का क्या करेगा पाकिस्तान,
हथियार खरीद लेगा, पैसा कहाँ चला जाएगा, पैसा फिर अमेरिका के पास चला जाएगा। तो ऐसे घुमाता रहता है, समझ रहे हो। तो अगर मान लो ये बीच में आ जाता है तो पॉसिबल थ्रेट क्या है, पहली बात तो हमें उसकी सुननी नहीं चाहिए ना, जैसे इंदिरा गांधी नहीं सुना था, हमें नहीं सुननी चाहिए थी। दूसरी बात, अगर आ भी गया और मान लो कह दे वो मैं टीआरएफ को मिटा दूंगा, है ना, इन केस, हालांकि ऐसा होगा नहीं, इन केस कल को ऐसा ना हो कि वो टीआरएफ को जम्मू कश्मीर देकर चला जाए, समझ में आ रही है। तो ऐसे बंदर से हमें बच के रहना चाहिए, यही इसमें डिस्कस किया गया, समझ गए। आई थिंक आप बातें समझ चुके होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ऑपरेशन सिंदूर, ए रीशेपिंग ऑफ द कन्फ्रंटेशन। देखो है क्या समझना, आपने पढ़ा था कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उसके अंदर भारत पाकिस्तान के बीच में हमने उसको लॉन्च किया था, हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज किए थे, है ना, हम कई बार पढ़ चुके हैं। आई थिंक आप लोगों की क्लासेस भी हो चुकी होंगी, है ना, पहलगाम इशू के ऊपर, ठीक है। हमने S-400 का यूज किया, जिसे हमने क्या नाम दिया था, सुदर्शन चक्कर। और ये सुदर्शन चक्कर मैंने कहां से ले रखा है, तो ये मैंने ले रखा है हमारे मित्र से, किससे, रशिया से, ठीक है। अभी हम इसके आगे S-500 को भी इंडिया और रशिया मिलकर कोलैबोरेट करके बनाने वाला है। जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रह्मोस, है ना, हमने ब्रह्मोस मिसाइलें भी इसमें यूज की थी, और ब्रह्मोस का हमने पहली बार क्या किया था, उनको यूज किया था किसी बैटल ग्राउंड के अंदर, ठीक है। तो ब्रह्मोस भी हमने दो देशों से मिलकर बना रखी, याद रखना। एक कौन सा है आपका, रशिया, दूसरा कौन सा है, इंडिया। आपको पता है इंडिया की कौन सी नदी है, तो याद रखना ब्रह्मपुत्रा, और वहां की कौन सी नदी है, मॉस्को। तो हमने ब्रह्मपुत्रा के 2 वर्ड ले लिए, इसके 2 वर्ड ले लिए, उसका नाम रख दिया ब्रह्मोस। और ये कब बनी होती है, 2001 में हमने इसको बनाया था। तो अभी हम S-500 बनाना चाहते हैं, और ब्रह्मोस इतनी अच्छी चली कि ब्रह्मोस की एक यूनिट लखनऊ के अंदर बनाने की बात कर दी योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, तो आई थिंक इसके ऊपर हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि आई थिंक एक MIT भी आपका अपलोड हो चुका है, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो हम इन फ्यूचर, ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, एक कंप्लीट पाकिस्तान कैसे बना, पाकिस्तान क्यों हमसे नफरत करता है, क्या है रिलीजियस मुद्दा जिसके भी यहाँ पर वो आज भी यहाँ पर पाना चाहता है, क्यों जैसे मोहम्मद को लगता है कि वो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिला ले, क्यों आपके लश्कर तैयबा को लगता है कि उसका गोल, याद रखना, जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा का पर्पज ही है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान मिलाना है। तो क्या उसका रीजन है, क्यों टीआरएफ बना, इन सब बातों को हम एक अलग से सेपरेट सेशन में पढ़ लेंगे, समझ गए। समझ में आ रही है। और आई थिंक उसके बारे में हमने पहलगाम इश्यू में कहीं ना कहीं डिस्कस भी किया, ठीक है। तो फिर हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी बार हमने पढ़ भी लिया है। तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है, पढ़ लेना, आपके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट एक न्यूज है, समझना, द रोड टू सेफ्टी, समझना। अब देखो, मैं घर से निकला, समझना, मैं घर से निकला, ठीक है, चाहे मैं गरीब हूं चाहे मैं अमीर हूं, ठीक है, चाहे मैं जवान हूं चाहे मैं बूढ़ा हूं, मैं निकला घर से, चाहे मैं बच्चा हूं, ठीक है, और मैं कहीं भी जा रहा था और कोई गाड़ी आती है और मुझे ठोके चली जाती है, मेरी डेथ हो जाती है। अब गाड़ी ने मुझे चलते हुए रास्ते में, चाहे उसकी गलती थी नहीं थी, जो भी था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी डेथ हो गई, मान लो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपका जो आपका मैनेजमेंट, जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो रोड को संभालता है, ट्रैफिक मैनेज करता है? ये मेरी गलती है? तो मेरी गलती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि याद रखना हमारे यहाँ पर कुछ फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, समझना बहुत ध्यान से। उन फंडामेंटल राइट्स को आपको पता है पहले 7 थे, फिर 1 कम हो गया 6 हो गया। कौन सा कम हो गया? राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, उसको तुमने क्या बना दिया? लीगल राइट बना दिया, ठीक है। तो इसी में एक आर्टिकल आता है, आई थिंक आपको याद होगा 21, जो कहता है राइट टू लिव, यानी कि मुझे जीने की आजादी है, राइट टू लाइफ है। और मुझे कैसे जीने की आजादी है? तो याद रखना विद डिग्निटी तो है ही है, मुझे डिग्निटी से तो जीने का राइट है ही है, प्लस मेरे को क्या है, एक अच्छे एनवायरनमेंट में, इन ए गुड एनवायरनमेंट मुझे जीने का राइट है। मेरे को अच्छा खाना मिले, अच्छी हवा मिले, और अच्छा पीने को मुझे क्या मिले? पानी मिले, ये मेरा राइट है। और इसी में याद रखना 21 में इंक्लूड होता है कि राइट टू सेफ रोड ट्रेवल इज अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि जब मैं ट्रैवल करूं तो मैं सेफ रहूं, और उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूं, पता है ना आपको, मैं रिट लगा सकता हूं, आर्टिकल 32 हैबियस कॉर्पस और वो सब वाली चीज, समझ गए। तो किस में इंक्लूडेड है? आर्टिकल 21। लेकिन आप इसके दूसरे पहलू को समझो। यहां पर 2022 की अगर मैं डाटा की बात करूं तो लगभग पूरे साल भर में 1.68 लाख डेथ होती हैं पूरे साल भर में।
1 लाख पे लगभग 12.2 डेथ होती है भारत में, लेकिन अगर मैं इसको जापान से, अगर मैं इसको यूके से कंपेयर करता हूं तो वहां पर 2.57 एंड 2.61 ही है। तो सोचो रोड एक्सीडेंट में कितनी डेथ हो रही है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, वही सब इसमें डिस्कस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो मेरे जीडीपी का एनुअली 3% जो है ना वो किस पे खर्च होता है? रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए, ठीक है, या रोड एक्सीडेंट के ऊपर खर्चा होता है, चाहे उनको कंपनसेशन देना पड़े या चाहे उन लोगों को उसके लिए कुछ भी पैसा खर्च करना पड़े, सरकार का लगभग इतना पैसा खर्च होता है। समझ में आ रही है? अब समझना, एवरी सिटीजन वेदर ए पेडेस्ट्रियन, चाहे वो पैदल चल रहा है, चाहे वो साइकिलिस्ट है, चाहे वो ड्राइवर है, ठीक है, हैज द राइट टू मूव थ्रू पब्लिक स्पेस विदाउट फियर ऑफ इंजरी और द डेथ। और ये उसका क्या है? फंडामेंटल राइट है। तो याद रखना, आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूं कि अगर कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सीधा पहुंच सकते हो कोर्ट में, क्योंकि इट इज योर फंडामेंटल राइट कि मैं चल रहा था तो मेरी सेफ्टी होनी चाहिए, और उसी के लिए ट्रैफिक रूल्स बने होते हैं। अगर कोई तोड़ता है तो ब्लेम भी होता है। समझ गए? तो सिंपल सा याद रखना है भाई, इस आर्टिकल को पढ़ जरूर लेना, बहुत अच्छी बातें लिखी है। राइट टू लाइफ, द फाउंडेशन ऑफ ऑल रोड सेफ्टी एफर्ट्स मस्ट रेस्ट ऑन ए फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, द राइट टू सेफ ट्रैवल इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ठीक है, वेदर ए पेडेस्ट्रियन, वही सब बातें जो यहाँ पे लिखी हुई ना, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, इंडियाज अर्बन लैंडस्केप, याद रखना 2047 तक भारत में 50% पॉपुलेशन कहां पर रहने लगेगी? अर्बन एरियाज में रहने लगेगी, और जब अर्बन एरियाज में रहने लगेगी तो वहां ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो हमें इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। समझ गए? कोरोना से, कोविड-19 से इतने लोग नहीं मरे थे, ध्यान रखना, जितने रोड एक्सीडेंट से पर ईयर मरते हैं, लेकिन हमने कोरोना को बदनाम कर दिया कि वो पैंडेमिक था। समझ गए? ये भी ध्यान रखना, ठीक है, हालांकि था तो सही। ठीक है, नेक्स्ट, जस्टिस BR गवई टेक्स ओवर एज CJI फॉर ए 6 month टेन्योर। देखो 6 महीने के लिए CJI बने हैं। अब सोचो क्या तो वो डिसीजन दे पाएंगे? कोई केस आएगा 6 महीने की तो डेट वैसे चली जाती है। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा गया है इसमें कि क्या 6 मंथ का कोई टेन्योर होना चाहिए क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मजबूरी है क्योंकि उनको 65 ईयर एज की उनकी एज होती है, मैक्सिमम टेन्योर होता है। तो समझना थोड़ा सा, मेरे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो टोटल स्ट्रेंथ है जजेस की आज के दिन, वो कितनी है? 34, 1 + 33। एक कौन होते हैं? CJI। तो अभी कौन है? जस्टिस संजीव खन्ना, वो अब रिटायर हो गए, तो अभी कौन आ गए? तो BR गवई आ गए। और याद रखना BR गवई जो आपके वो क्या है? सेकंड दलित, यानी कि सेकंड दलित क्या बने हैं तुम्हारे? CJI बने हैं। पहले कौन थे जरा मुझे कमेंट करके बताना, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं हालांकि। ठीक है, अब समझना, जब भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है तो याद रखना उनकी अपॉइंटमेंट के लिए अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूं, हाई कोर्ट की, तो उनके लिए मिनिमम एज कोई नहीं होती है, मैक्सिमम एज का कॉन्सेप्ट होता है 65 ईयर एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड 62 ईयर एज फॉर द हाई कोर्ट। और अगर आपसे कहे कि कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो याद रखना आर्टिकल 124 का फर्स्ट कहता है देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर इतने इतने जज होने चाहिए। वो आप कम ज्यादा भी आप कर सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 124 के 2 में लिखा हुआ है कि दीज जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो पहला क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको अपॉइंट करता है, तो मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया हुआ है, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस। NJAC was declared unconstitutional in 2015 by the Supreme Court of India, और उसके बाद से दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम से चल रहा है। तो आई थिंक ये बात आप जानते होंगे ना, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है? जज ही जज की अपॉइंटमेंट कर रहा है। तो होता क्या है कि जब कोई रिटायर होता है, समझना, जैसे अभी संजीव खन्ना जी रिटायर हुए, तो जब संजीव खन्ना रिटायर हुए तो रिटायर होने से पहले उन्होंने एक नाम रिकमेंड कर दिया, और वो नाम रिकमेंड करके किसको भेज दिया? प्रेसिडेंट को, कि मैं चाहता हूं कि मेरे बाद ये मेरा सक्सेसर बने। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? उनको अपॉइंट कर देते हैं। समझ गए? अब बात ये निकल के आती है कि क्या सीनियर मोस्ट जज को भेजा जाता है? ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। और सीनियोरिटी किस में डिसाइड होती है? सीनियोरिटी कितने टाइम से आप सुप्रीम कोर्ट में, उससे डिसाइड होती है, ना कि कितनी एज है आपकी। लेकिन होता क्या है, उनके बाद वाले जो होते हैं ना, सीनियर मोस्ट एज के हिसाब से उनको रिकमेंड कर दिया जाता है। बट ऐसा लिखा नहीं है, ध्यान रखना, कि वही होगा।
अगर जस्टिस बी आर गवई चाहें तो किसी 10वें नंबर के सीजीआई को भी रिकमेंड करके जा सकते हैं, बट फिर आपस में जजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो उन्होंने कॉलेजियम बना रखा कि जो आता जाए वो कभी ना कभी सीजीआई बनता जाए। समझ गए? ऐसा चल रहा और कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो इसे हम कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। तो अभी कौन ओथ ले लेते हैं? तो जस्टिस बी आर गवई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको कितने महीने के लिए बनाया गया? 6 महीने के लिए। तो आज से सबसे ज्यादा बार कौन बना है, मैक्सिमम कौन बना है? तो लिखना सबसे ज्यादा कौन थे? तो आपके जो डीवाई चंद्रचूड़ थे ना, उनके फादर वाई वी चंद्रचूड़। ठीक है, ये 1978 से 1985 तक क्या रहे थे? सीजीआई रहे थे, है ना, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। और अगर पूछे सबसे कम कौन रहा, मिनिमम कौन रहा, तो याद रखना मिनिमम कौन है? तो याद रखना कमल नारायण। कौन थे वो? कमल नारायण, जो जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द सीजीआई ऑफ इंडिया। और वो कब बने थे? 1991 में। कितने दिन के लिए? 17 डेज के लिए। यानी कि 17 डेज के बाद उनका क्या हो गया? 65 ईयर एज हो गई और उनको रिटायर कर दिया। देखो अभी मैंने यूपीएससी का चेयरमैन पढ़ा था, यूपीएससी का चेयरमैन भी 65 है, बट 6 साल अलग से है। इसमें ऐसा नहीं है, एज लिखी हुई है। समझ गए? अगर कोई मान लो 55 में बन गया तो 10 साल भी रह सकता वो, समझे? लेकिन ऐसा होता नहीं है, सीनियोरिटी होती है। समझ गए? 2-3-4 साल का ही मैक्सिमम टाइम मिलता है। ठीक है, और उनकी अपॉइंटमेंट करने की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो याद रखना इनकी क्वालिफिकेशन होती है, देखो अभी मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि जो आपकी बेसिकली सोफिया कुरैशी, जो आपकी लेफ्टिनेंट कमांडर है ना, उनके ऊपर उन्होंने कुछ कमेंट कर दिए एक नेता ने। तो कभी कभी दिमाग में आता है कि यार मंत्रियों की, मिनिस्टर्स की या फिर लीडर्स की, नेताओं की क्वालिफिकेशन क्यों नहीं होती है? वो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको समझ में आता कैसे बोलना चाहिए। तो सोसाइटी में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है ना, ये इसीलिए कि उनकी कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है। आप जब पढ़ोगे लोकसभा, राज्यसभा, पॉलिटी पढ़ी होगी आपने, तो पॉलिटिशियंस की कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं होती है। उनकी एज जरूर होती है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आप लोकसभा के लिए 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है तो 35 होनी चाहिए, गवर्नर बनना है तो 35 होनी चाहिए। मैक्सिमम कुछ नहीं होती है, इनकी मैक्सिमम एज होती है, मिनिमम नहीं होती है जजेस की। लेकिन इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी होती है, उनकी तो कोई नहीं होती है। तो अगर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी थोड़ा बहुत डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसे एक बार हुआ था सरपंचों के लिए कर दिया, तो बताना मुझे पहला कौन सा स्टेट था भारत का जिसमें सरपंच की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास कर दी गई थी कि 10वीं पास तो होना चाहिए। तो ऐसा यहाँ भी होना चाहिए ताकि वो बयानबाजी करने से पहले 100 बार सोचे। समझ गए? या उसमें थोड़ी बुद्धि हो। समझ गए? और कुछ नहीं है। तो कौन बन सकता है? तो एक ऐसा आदमी जो हाई कोर्ट में 10 साल से कम वकील रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहा हो, या वो उससे पिछले वाली कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में क्या हो, मिनिमम 5 साल से क्या हो, जज रहा हो, या वो बी इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो आपके प्रेसिडेंट है उनकी नजर में एक्सपर्ट होना चाहिए। उस आदमी को क्या बना देते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं। रिमूवल प्रोसेस क्या होती है? तो रिमूवल प्रोसेस आपको पता है 124 के 4 में है, हमने काफी बार डिस्कस किया है। ठीक है, और हाई कोर्ट के जज की किसमें होती है? आर्टिकल 217। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जस्टिस वर्मा जो जज उनके घर में पैसे मिले थे। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बी आर गवई, संजीव खन्ना, जस्टिस वर्मा इतने न्यूज में आ चुके हैं ना, आपको हर चीज पता होनी चाहिए। क्या था फर्स्ट जजेस केस, क्या था सेकंड जजेस केस, क्या मैटर चल रहा है, कैसे हटते हैं, ठीक है, कितनी मेजोरिटी चाहिए होती है, कौन हटा सकता है, आज से तक कोई हटा है कि नहीं हटा है, सब तुम्हें पता होना चाहिए। और हम सब चीजें पढ़ चुके हैं, काफी बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, चलो मुझे बताना, क्या कोई वुमेन आज तक सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है? और या क्या आज तक कोई महिला वुमेन जज बनी है सुप्रीम कोर्ट में? तो जज बनी है वो कौन है, और सीजीआई बनी है वो कौन है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं कौन कौन पढ़ता है। नेक्स्ट, सेंटर ने कहा कि जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो हमारे जो यहाँ पे इंडिया में बने हुए जो इंडोजीनियस जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादा बेहतर साबित हुए। तो किसकी बात कर रहे हैं? आकाश की, है ना, आकाश तीर। ठीक है, इसके लिए मैंने आपसे कहा था अगर आपने डीआरडीओ पढ़ा होगा तो आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी, तो जस्ट इसको रीड कर लेना। ठीक है, हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, हमने S-400 यूज की थी, हमने उसके अंदर ब्रह्मोस मिसाइल यूज की थी, हमने रफाल जेट यूज किया था, उसके अंदर हमने हैमर मिसाइल भी यूज की थी, उसी के साथ हमने काजीकॉम ड्रोन्स भी यूज किए थे, और उसी के साथ हमने आकाश तीर का भी यूज किया था, जो कि हमारा होम ग्रोन यानी कि इंडिया में बना हुआ क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। तो याद रखना हमारे पास 2 होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। एक क्या है? आकाश, और दूसरा कौन सा है? त्रिशूल। त्रिशूल की रेंज कितनी है? लगभग 9 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है। आकाश की भी लगभग 25 किलोमीटर शॉर्ट रेंज है। ठीक है, तो हमें उनको भी डेवलप करने की नीड है बस। ठीक है, तो ये सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट।
बर्थ रेट्स इन दिल्ली, केरला एंड तमिलनाडु डिक्लाइनिंग एट ट्वाइस द रेट ऑफ द नेशनल एवरेज। देखो समझना, बर्थ रेट जो है ना वो केरला में, दिल्ली में और तमिलनाडु में डिक्लाइन हो रही है दूसरे दुगनी रेट से, जिस रेट से नेशनल एवरेज कम हो रहा है। देखो दो चीजें होती है, होता है फर्टिलिटी रेट, समझना क्वेश्चन बनते हैं यहां से बहुत अच्छे ये होता है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट होता है कि एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में, है ना, कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो आज के टाइम पर बिहार में सबसे ज्यादा है, शायद 4 के आसपास है। और जब भारत आजाद हुआ था 1950 के आसपास, तो ये 6.8 हुआ करती थी, लेकिन अब ये 1.29 पे पहुंच चुकी है नेशनल। ये होती है बर्थ रेट, है ना, सॉरी फर्टिलिटी रेट होती है कि कितना बच्चा पैदा कर सकती है कोई महिला अपने लाइफ टाइम में। ठीक है, एक यहां पर एक नया वर्ड निकल के आया, एनुअल क्रूड बर्थ रेट्स, ये उसकी बात कर रहा है। तो डिफरेंस है, याद रखना, देयर इज ए डिफरेंस। पहला कौन सा, एनुअल क्रूड बर्थ रेट्स, मतलब क्या होता है कि 1000 की पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं एनुअल क्रूड बर्थ रेट्स। और इसकी एक रिपोर्ट आई है, याद रखना, सिंपल वन लाइनर में पूछ सकता है, सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। और जो आपके सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया कि 2021 तक टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, ये जो थी ना, ये आपकी यूपी में ज्यादा थी, बिहार में ज्यादा थी, राजस्थान में ज्यादा थी, एमपी में ज्यादा थी। और 2019 से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ पर 19.3 क्या थी आपकी, बेसिकली आपकी ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट थी, जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। कितनी, तो लगभग 1.12% एवरी ईयर कम हो रही है 2016 से 2021 के बीच में। अगर पूछे सबसे स्लोएस्ट डिक्लाइन रेट कौन से हैं, तो राजस्थान में 0.48% से डिक्लाइन हो रहा है, बिहार में 0.86 से, छत्तीसगढ़ में 0.98 से डिक्लाइन हो रहा है। किसकी डिक्लाइन कर रहा है, बर्थ रेट्स इन डिक्लाइन। तो देखो, क्रूड बर्थ रेट्स फॉर तमिलनाडु, दिल्ली एंड केरला आर डिक्लाइनिंग एट द अबाउट ट्वाइस द रेट ऑफ द नेशनल एवरेज। ठीक है, उनसे भी दुगनी स्पीड से क्या कर रहे हैं, वो गिरते चले जा रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम का पार्ट है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट है, SRS 2021 का डाटा है, जिसका नाम क्या है, सैंपल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छे स्टेट कौन से हैं, तो जिनमें बढ़ रही है ये, तो याद रखना बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखो मेरे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा जनसंख्या का होना भी प्रॉब्लम है, आगे चल के ऐसा हो जाए कि फर्टिलिटी रेट ही 0 हो जाए, तो मैं साउथ कोरिया ना बन जाऊं, बच्चे ही ना पैदा हों, तो भी दिक्कत है, कोई दूसरा देश कैप्चर कर लेगा। जैसे रशिया में, अभी रशिया यूक्रेन चल रहा था, तो रशिया के प्रेसिडेंट आकर कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर कोई रशियन वुमेन अपने जीवन में लगभग 12-13 बच्चे पैदा करेगी तो उसे हम अवार्ड देंगे, पैसा देंगे ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि लड़ने के लिए तुम्हें सोल्जर चाहिए बेसिकली, तो फर्टिलिटी रेट भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट, कौन से बर्थ रेट की बात कर रहा है, क्रूड बर्थ रेट की बात कर रहा है कि 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा होने चाहिए। समझ गए, तो इसको सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना, सारा फैक्चुअल डाटा है। झारखंड में 0.98% है, आसाम में 1.05, ठीक है, वही उसमें न्यूज में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश 1.26, तेलंगाना 1.67, कर्नाटका में 1.68% के साथ ये ड्रॉप होता जा रहा है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी तरह का, तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव नाइस डे।